हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज एक और नए सीटेट के पेपर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ठीक है, पेपर है बेटा, देख लीजिए। सीटेट अगस्त 2023 का ओरिजिनल पेपर है। मैं आपके सामने ओरिजिनल पेपर इसलिए रखता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे कि कोई कहीं क्वेश्चन कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रखे हैं। ठीक है, इसलिए आपके सामने ओरिजिनल पेपर रखते हैं और ओरिजिनल पेपर से डिस्कस करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ये हमने इससे पीछे वाला जो पेपर किया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन का मतलब क्या हुआ। क्रिएटिव, रचनात्मक हुआ क्रिएटिव थिंकिंग, और क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब जहां पर आपका सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो। ठीक है, और समालोचनात्मक का मतलब जहां पर आप किसी भी चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट समझते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, समालोचनात्मक। इट मींस इस चीज की ये कमियां हैं, ये इसकी खूबियां हैं, तो इसको बोला जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। और मैंने कल आपको क्वेश्चन समझाए थे, जो लास्ट वाला पेपर हमने डिस्कस किया था उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो क्या होती है और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या हुआ, जहां पर सिंगल प्रॉब्लम हो और मल्टीपल सॉल्यूशंस हो। और कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब जहां पर सिंगल प्रॉब्लम हो और मल्टीपल सॉल्यूशन हो। तो अब यहां पर जो है 3 क्वेश्चन जो है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग के अकॉर्डिंग दिए गए हैं और एक क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग दिया गया प्यारे बच्चों, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अकॉर्डिंग। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। तो यहां तक तो क्या है कि कोई भी एक मेथड अप्लाई हो सकता है, लेकिन अब देखो यहां पर ये क्या कह रहा है, क्यों क्यों। तो इस वजह से अब यहां पर क्या होगा, मेरे बहुत सारे अलग अलग टाइप के आंसर आएंगे। अगर मैं 10 बच्चों को ये क्वेश्चन दूंगा तो 10 के मुझे आंसर अलग अलग मिलेंगे। लेकिन यहां पर 10 बच्चों को अगर मैं क्वेश्चन दूंगा तो उनका आंसर अलग अलग नहीं मिलेगा, सेम मिलेगा। अगर वो एक ही शहर के हैं तो एक ही शहर के 10 बच्चों को मैं ये वाला क्वेश्चन देता हूं तो 10 के अलग अलग आंसर आएंगे। यहाँ पर सबका सेम आंसर आएगा। यहाँ पर भी अगर एक ही देश के हैं तो उनका आंसर सेम आएगा। यहाँ भी अगर एक ही देश के हैं तो उनका भी आंसर सेम आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग को या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग को। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करेगा वही हमारा किस में जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। प्रमाण का मतलब हो गया एविडेंस की। एविडेंस क्यों होना चाहिए, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार करना चाहिए नहीं, बिना विश्लेषण के स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है नहीं। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए नहीं। आंसर हमारा क्या हो गया, 1। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी आपको एविडेंस मिले हैं क्या वो सही हैं या फिर सही नहीं है। ये भी चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चेक करना कि जो भी आपके सामने चीज आई है क्या वो सही है या फिर सही नहीं है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। मीन्स क्या चीज जो है उसको समावेशी शिक्षा बोला जाता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। विद्यार्थियों का पाठ्य का मतलब क्या हो गया, जहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है। विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना नहीं, हम उनको अलग अलग नहीं करते, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब ही क्या होता है प्यारे बच्चों, एक साथ पढ़ाना, जिसमें नॉर्मल बच्चा भी है, जिसमें स्पेशल जो डिसेबिलिटी वाला बच्चा है वो भी है, क्रिएटिव भी है, और कौन सा है हमारे पास, गॉड गिफ्टेड भी है। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल आ गया, हट गया मेरा। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। हाँ बिल्कुल, हमें लचीलापन रखना चाहिए, क्योंकि लचीलापन अगर हम रखते हैं तो क्लास में जितने भी अलग अलग टाइप के बच्चे बैठे हैं सबकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। बिल्कुल है, क्योंकि जो संज्ञानात्मक विकास में जो जीन पियाजे हैं वो लैंग्वेज को इतना इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज उनकी दूसरी स्टेज से स्टार्ट होती है, जो कि जिसका नाम क्या है बच्चों, प्री ऑपरेशनल स्टेज। जबकि वाइगोस्की क्या कहते हैं कि लैंग्वेज, सोसाइटी और कल्चर, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही दिया गया बिल्कुल। सेकंड कह रहा है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। बिल्कुल होते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोणों में भिन्नता अलग है। ऐसा क्यों है,
क्योंकि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? समझ की अगरबत्ती गहनता, थोड़ा सा हिंदी में ज्यादा वो हो गया भाई। एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होती है। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, हाँ उनकी स्पीड ज्यादा होती है सीखने की। हायर डिपेंडेंस ऑन अदर फॉर अंडरस्टैंडिंग, नहीं वो तो बच्चा क्या है, गॉड गिफ्टेड है तो उसको समझने में उतनी दिक्कत नहीं है। तो रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, नहीं जरूरी नहीं है कि जो बच्चा गिफ्टेड होगा उसमें जो है रैपिड डेवलपमेंट ही होगी। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन सही है, ए और बी। ए और बी छाटो कहां पर है, ए और बी है मेरा फोर्थ में। ए और बी कहां पर है मेरा, फोर्थ में। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, फोर्थ। आंसर हमारा हो गया फोर्थ। श्रवण बाधिता के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? जो बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम होती है उनकी बात हो रही है। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे की सुनने की क्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है, नहीं। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है, नहीं। पहला और दूसरे ऑप्शन में छाटते हैं, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल, अगर बच्चे को ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है तो कम्युनिकेशन में क्या आता है, गैप आता है। इनकी तो छोड़ो, अगर मान के चलो आपको ही कोई चीज मैं बोल रहा हूं और वो आपको ढंग से नहीं सुनी तो क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट। आंसर हमारा हो गया फर्स्ट। समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं, अब फिर हिंदी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया इसलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, चीजों को मिलाना। ठीक है, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, चीजों को मिलाना। करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन, किसमें, एनरिचमेंट नहीं। एनरिचमेंट में क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना। एक्सेलरेशन गॉड गिफ्टेड बच्चों के लिए दिया जाता है। जब गॉड गिफ्टेड बच्चों की स्पीड को बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन देते हैं। एक्सेलरेशन यहां भी आ गया तो ये भी नहीं हुआ। अब इन दो में से मेरे पास आंसर होना चाहिए, टू में से और फोर्थ में से। अब वहां पर जोड़ो, आर द सेम इन, मॉडिफिकेशन में सेम होगा या फिर अकोमोडेशन में सेम होगा। अब देखते हैं, द सेम इन किसमें होगा, अकोमोडेशन में। एंड व्हाइल द मॉडिफिकेशन दे आर डिफरेंट। ठीक है, इट मीन्स अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, अडेप्टेशन। इट मीन्स अडेप्टेशन में सारे क्या होंगे, सेम होंगे, और जो मॉडिफिकेशन में होंगे वो क्या होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। तो आंसर मेरा कौन सा चला गया, फोर्थ। आंसर कौन सा चला गया, फोर्थ। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? ज्ञान व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है, बिल्कुल है, सही दिया गया है। सेकंड कह रहा है विद्यार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन भी होता है। इंटरनल मोटिवेशन आपको क्या बताता है, मतलब इंटरनल मोटिवेशन के लिए मुझे किसी बाहर के वाले के लिए जरूरत नहीं है। अगर बाहर से भी अगर मुझे मिल जाए और इंटरनल मेरा हो तो वो एक चिंगारी की तरह, एक स्पार्क की तरह काम करता है। तो ना तो इंटरनल से काम चल रहा है ना एक्सटर्नल से, दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी आप इंटरनल हो रहे हो, कभी आप एक्सटर्नल हो रहे हो। ठीक है, तो जो ये थर्ड ऑप्शन है ये क्या कह रहा है कि भाई जो प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए क्या करना है, बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, बट जरूरी नहीं है। इंटरनल मोटिवेशन भी आपको अच्छे से काम करवा सकता है। ज्ञान जो है वो क्या है, बहुलवादी और बहुविध है, बिल्कुल सही है। तो मेरा ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। गलत आंसर मेरा कौन सा हो गया, थर्ड, क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया था, नोट। क्या पूछा गया था, नोट। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का, अभी पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वही अब देखना है। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब मेरा खुद का हुआ, एक्सटर्नल मोटिवेशन या बाहरी अभिप्रेरणा का मतलब क्या हुआ, जहां पर मुझे पैसे दिए जा रहे हैं, मेरी प्रशंसा की जा रही है। ठीक है, कोई चीज मुझे दी जा रही है बाहर से, उसको क्या बोला जाता है, बाहरी अभिप्रेरणा। अब मुझे क्या ढूंढना है, आंतरिक अभिप्रेरणा। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना,
व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाग यंत्र बनाना। व्यक्तिगत आनंद इट मींस अपने लिए, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे कोई चीज दे ही जा रही है, तो ये मेरा कौन सा हो गया, इंटरनल। और ढूंढते हैं डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, नहीं, डांट क्योंकि बाहर से दी जा रही है, पुरस्कार बाहर से दिया जा रहा है, शिक्षक को प्रभावित करना में शिक्षक भी बाहर का है, तो मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं वो चीज मैटर कर रही है, तो वो मेरी कौन से ऑप्शन में है, सेकंड में। कौन से ऑप्शन में है, सेकंड में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए भाई, रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए क्लास में। इट मींस ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सारे टेक्निकल काम करेंगे वो लड़के ही करेंगे और जो दूसरे करेंगे वो लड़कियां करेंगी, नहीं। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये आपस में एक दूसरे का क्या है, कारण भी है। अब इसको ऐसे पढ़ो, शिक्षकों और विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रभावित करना है। तो दोनों ही बेटा मेरे पास सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। महारत का मतलब हमने जो है एक पीछे वाले उसमें देखो पैटर्न जो है ना सीटेट सेम लेकर चल रहा है। जो इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन पेपर किया है उसमें भी ये चीजें थी कि जो मास्टरी ओरिएंटेड है वो क्या होता है। मास्टरी ओरिएंटेड में आप क्या करते हो बेटा, कोई किसी भी चीज में आपको परफेक्शन लेकर आनी हो तो परफेक्शन लेने के लिए आप क्या करोगे, बार बार उसी चीज के बारे में आप सोचते रहोगे और उसकी जो कमियां है वो दूर करते रहोगे। फॉर एग्जांपल आपको कार चलानी सीखनी है तो आपने 20-30 जो है ड्राइविंग स्कूल में आपने एडमिशन लिया, अब कार चलाकर वहां से आपने मतलब सीख लिया, लेकिन अभी आपको टेम्परेरी टाइप से आ रहा है, इट मींस परफेक्ट नहीं हुए हो। डेली आप गाड़ी लेकर निकलते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कभी जैसे ट्रैफिक में बंद हो जाती है, कभी कहीं कुछ हो जाता है, कभी कुछ, तो वहां से आप गलतियों से सीख रहे हो, तो क्या किसकी तरफ जा रहे हो, मास्टर की तरफ। इट मींस आप मास्टर बनने जा रहे हो ड्राइविंग के। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ ढूंढनी है। महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होती है, नहीं भाई। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार, ये आ गया, सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने के या भारी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। क्योंकि प्रदर्शन में तो हमें क्या है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड आना है, मुझे टॉप करना है, ये चीजें क्या है मेरी, कि मैं क्या करूंगा, ग्रेड प्राप्त करने के लिए, भारी पुरस्कार के लिए केंद्रित रहूंगा कि मुझे ये चीज चाहिए। महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, नहीं। महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, नहीं। तो मुझे पहली ही लाइन से पता चल रहा है एक ही ऑप्शन ऐसा है जो मेरे लिए परफेक्ट बैठ रहा है, अदरवाइज 3 ऑप्शन मेरे लिए क्या है, गलत जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई बहन के रिश्ते, जो सबलिंग्स होते हैं, जो आपके चाचा ताऊ के लड़के लड़कियां होती हैं, उनकी बात हो रही है। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में, देखो इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें और इसमें फर्क क्या है। यहाँ पर क्या कह रहा है, और देख लेते पहले, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था, गलत हो गया केवल की बात, कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है, तो ये तो क्या कह रहा है, नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। दो तो मेरे पहले ही निकल गए। अब इनमें से बात करते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, 2। आंसर हमारा हो गया 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, बिल्कुल होती हैं, क्योंकि क्या होता है, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, सब में अलग अलग होता है। विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, बिल्कुल सही है। इसीलिए अब इसको क्यों से जोड़ो, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती है, क्योंकि विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विभिन्नताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो दोनों ही सही हैं और दोनों ही एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, डी। आंसर कौन सा हो गया, डी। निम्नलिखित में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रह जाते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल आपको डिफाइन कर रहा है। भाषा का विकास पूरी तरह से अनुवांशिकता पर निर्भर है, नहीं। हमें डेवलपमेंट करने के लिए दोनों की जरूरत है, हेरिडिटी भी और एनवायरमेंट भी।
नेक्स्ट कह रहा है भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, नहीं है। मतलब हमें जो है ना, ये स्टेटमेंट तो एकाध एकाध आपको ठीक दिखेगी, लेकिन हमें जो ये ऊपर लिखा गया है कोमास के अंदर, यहां से यहां तक जो चीज दी गई है, हमें केवल उसके हिसाब से आंसर निकालना है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, ठीक है। भाषा का विकास एक संवेदनशील काल है। देखो अब ये इस स्टेटमेंट से मैच कर रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बच्चे ने अगर शुरुआत में लैंग्वेज नहीं सीखी तो बाद में उसको सीखने में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि जो शुरुआती जो दौर है जिसको बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था को क्या माना गया है? एक सेंसिटिव स्टेज मानी गई है। किसकी सेंसिटिव स्टेज किसकी मानी गई है प्यारे बच्चों? लैंग्वेज को सीखने की। तो आंसर हमारा हो गया फोर्थ, आंसर हमारा हो गया फोर्थ। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य, जिसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, से जूझ रहे हैं, को पढ़ना सिखाया जा सकता है। उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करना, नहीं भाई। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड आ गया, नहीं भाई। प्रणालीगत ध्वनात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, नहीं। आंसर हमारा कौन सा रह गया? उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोध आधारित शिक्षण, ठीक है। बोध आधारित का मतलब समझिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग में आपको क्या करना चाहिए? एज ए टीचर आप जब क्लास पढ़ाने जा रहे हो तो आपके बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा है। और ढूंढते कि क्या इससे अच्छा है या नहीं है। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है, नहीं। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करने किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा पॉइंट मिला है। इसमें और उसमें फर्क देखो, क्या कह रहा है? शिक्षार्थी की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना, नहीं। ये पॉइंट मेरा क्या था भाई? गलत था, ठीक है। सॉरी, मैंने ये बोल दिया कि ये पॉइंट सही है, क्योंकि यहाँ पर यह क्या कह रहा है कि आपको जो है बच्चों की रिक्वायरमेंट, मतलब जो आवश्यकता है उनकी जरूरत नहीं है। शिक्षार्थी कम जानते और शिक्षण के विद्यार्थी के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है, नहीं। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? थर्ड। आंसर हमारा कौन सा हो गया? थर्ड। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? उसे मंथन करने, हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए हम कह सकते हैं, और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित कर। बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया। और देखते कि क्या कोई सही या गलत है। उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, नहीं, गलत हो गया, ठीक है, बिल्कुल गलत है। उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, नहीं, उसको हम डिस्करेज नहीं कर सकते। उसे उत्तर प्रदान करके, नहीं, ये भी मेरा नहीं हुआ। तो आंसर हमारा हो गया फर्स्ट, आंसर हो गया फर्स्ट। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूलन कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? सजा और शर्मिंदगी के डर से नहीं होना चाहिए भाई। सहकारी अधिगम, ठीक है, जो कि हम वाइगोस्की कहते हैं कि भाई बच्चों को क्या है, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग में आपको इंक्लूड करना है, ताकि बच्चा क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा सीख सके। तो ये तो सही है ही। और देखते कुछ अच्छा है या नहीं है। प्रतिस्पर्धी कंपटीशन हमें नहीं बढ़ाना है। अनुबंधन और पुनर्बलन, नहीं। तो आंसर हमारा हो गया 2, आंसर हो गया 2। लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास कैसा है? प्रकृति में असतत है, नहीं। अनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, नहीं। सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। परिपक्वता का जो जिक्र किया है वो किसने किया है? प्याजे ने, क्योंकि प्याजे ने माना है कि बच्चों में क्या होती है? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होती है, जैविक परिपक्वता होती है। सीधे सामाजिक के संपर्क से होती है, क्योंकि जहां भी हमारे पास किसकी बात आएगी, किसकी बात आएगी? वाइगोस्की की, तो क्या आ जाएगा? सोसाइटी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 4। प्याजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। अब प्याजे ने 4 अलग अलग जो है स्टेजेस दी गई हैं, जिसमें सेंसरी है, परी है, कॉन्क्रीट है, और क्या है? फॉर्मल है। उनके बारे में पूछा गया कि दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। उदाहरण देकर समझाते कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चों के जेनेटिक कोड पर बेस्ड नहीं है, ठीक है। कोड का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई भी एक कोड बना लिया, उस कोड के अकॉर्डिंग हम जैसा चाहेंगे वैसा कर पाएंगे, बट ऐसा इन्होंने नहीं बोला है। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों पर प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल करती है। इनका मानना क्या है कि 4 स्टेजेस हैं, और बच्चे, सारे के सारे बच्चे इन 4 स्टेजेस के पैटर्न से होकर गुजरते हैं। हम किसी भी एक भी स्टेज को भी हम मिस नहीं कर सकते। ये आपको ये बात ध्यान रखनी है। हमें उनको सिक्वेंशियल वे में पढ़ना पड़ेगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? 4। आंसर हमारा कौन सा हो गया? 4।
निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? इट मीन्स लिमिटेशन बतानी है आपको। यह वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है, नहीं देता भाई वो, ठीक है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। क्योंकि ये कौन कह रहा है? वाइगोस्की कह रहा है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग क्या है, संस्कृति और सामाजिक कारकों का मेन रोल है, जबकि पियाजे ऐसा नहीं कह रहा है। पियाजे तो क्या कह रहा है कि बच्चों में बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होती है और वो अपना जो नॉलेज है वो क्या करते हैं, खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होती है। इट मींस जैसे 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 वो बड़ा होता जाएगा तो एनवायरनमेंट के साथ क्या करेगा, अनुकूलन करेगा और अपने ज्ञान का सर्जन या क्रिएशन, मतलब अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करेगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 8 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। ठीक है भाई। लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है। अब यहाँ पर गड़बड़ है, जन्मजात नहीं है। लैंगिकता हमारे पास कहां से आ रही है? लैंगिक हमारे पास आ रही है बाय हेरिडिटी नहीं आ रही है, वो सोसाइटी डिसाइड कर रही है कि ये लड़का है तो ये जीन्स पहनेगा, लड़की है तो फ्रॉक पहनेगी। तो ये बात ध्यान देनी है आपको। तो अंतर जन्मजात नहीं है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है, वो बिल्कुल समाज के माध्यम से अधिग्रहित है। समाज डिसाइड करता है या समाज हमें बताता है कि आप लड़के हो, आप लड़की हो तो आपको ये करना है। तो अब बेटा ए तो मेरा सही है क्योंकि वो तो एक जनरल स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। ये मेरा रीजन गलत है तो ए सही है और आर मेरा गलत है। देखो कहां पर है, ए सही है और आर मेरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा 1। आंसर हो जाएगा 1। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या करते हैं? अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, नहीं ये तो गलत हो गया भाई। प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं बिल्कुल, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं बिल्कुल पूछते हैं, स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं बिल्कुल पूछते हैं। तो आंसर हमारा हो गया बी, सी और डी। बी, सी और डी। बी, सी और डी। आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। अब पुरुष या स्त्री से होने वाली जुड़ी अपेक्षाओं, इट मीन्स ये लड़का है तो ये काम करेगा, लड़की है तो ये काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्या होती है बेटा? ये जेंडर भूमिकाएं होती हैं। क्या होती है? जेंडर भूमिकाएं। जेंडर स्थिरता नहीं होता, रूढ़िवादिता नहीं होता। रूढ़िवादिता में हम क्या करेंगे कि लड़का यही काम करेगा, लड़की यही काम करेगी। लेकिन यहाँ पर हम रोल दे रहे हैं कि लड़की का जो है यही काम है और लड़के का यही काम है। इट मींस हम जेंडर को एक रोल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जेंडर रोल हो गया, ठीक है। तो जेंडर रोल मेरा केवल इसी में है और किसी में नहीं है, ना इसमें है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। जुड़ी अपेक्षा को क्या कहा जाता है? जेंडर रोल कहा जाता है, जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है। और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वैक्सता में भी, जब आप अडल्ट हो जाते हो, और अडल्ट छोड़ो हमारी कंट्री के हिसाब से अगर हम चलें तो बुढ़ापे में भी क्या होता है? यही होता है। अगर मान के चलो बुढ़ापे में कोई मेल रो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बना दिया हमने? जेंडर रोल्स बना दिए कि भाई वो जेंट्स हैं तो वो नहीं रोएगा, ठीक है। इट मींस वो जो है एक सिग्मा मेल है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो ऐसा जरूरी नहीं है, रोने का हक सबको है, इमोशनली कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बुद्धि के संदर्भ में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती, होती है। बुद्धि अनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, होती है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है और बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है। बुद्धि एक चीज नहीं है। आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस भी आपने पढ़ा होगा, गार्डनर की, हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी थी। तो इंटेलिजेंस जो है वो एक चीज नहीं है, वो क्या है? मल्टीपल वे में काम करती है। और आपने ये देखा होगा कि टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब फर्स्ट टाइम टच फोन लिया तो आपको चलाने में दिक्कत आई, ठीक है। और यहाँ तक जो हम अपने पेरेंट्स को अभी जो टच फोन दिलाया हमने, तो उनको तो एडेप्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। लेकिन आज के दिन प्यारे बच्चों, एक केवल 3 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा, उसको ये पता है शॉर्ट्स कहाँ से चलते हैं। और 4-4.5 साल के बच्चे को गेम्स का पता है कि प्ले स्टोर से गेम कैसे डाउनलोड करना है, कैसे खेलना है।
जबकि हमें उतनी एज में उतनी नॉलेज नहीं थी। तो क्या होता है कि टाइम के साथ थोड़ा क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो आंसर हमारा हो गया फोर्थ। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? अब देखो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप हिस्ट्री नहीं जानते, तो आप सीधा ऑप्शन से छांटना स्टार्ट कर दो। किसकी बात कर रहा है ये? इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। जीन पियाजे इंटेलिजेंस का साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है। गार्डनर इंटेलिजेंस का साइकोलॉजिस्ट है, ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ये भी इंटेलिजेंस का साइकोलॉजिस्ट है, बट इसकी तो ये थ्योरी थी, जो जनरल इंटेलिजेंस थी वो इसकी थ्योरी थी, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर मेरा कौन सा बच गया? होवर्ड गार्डनर। और वैसे हिस्ट्री की बात करोगे तो होवर्ड गार्डनर ने ये कहा है कि जो जनरल इंटेलिजेंस होती है वो तो केवल क्या होगी, एक ही होगी, बट इनके हिसाब से तो क्या है, नहीं भाई, एक नहीं है, इंटेलिजेंस क्या है, मल्टीपल है। तो इन्होंने इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था और अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी। तो आंसर हमारा होगा गार्डनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन। देखो, अभी तक मैंने जितने भी पेपर करवाए हर एक में कैरल गिलिगन का क्वेश्चन अभी तक आया है। बार बार हम एक ही कॉन्सेप्ट को दोहरा रहे हैं। कैरल गिलिगन का मानना यह था कि जो कोलबर्ग है उनकी जो थ्योरी है वो जेंडर बाइजनेस को बढ़ाती है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितने भी रिसर्च के टाइम सैंपल लिए या जितने भी लोगों से पूछताछ की कि भाई ये क्या होता है, तो उसमें ज्यादातर मेल्स थे, फीमेल्स नहीं थी। तो कैरल गिलिगन का मानना है कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो क्या बढ़ाती है, लैंगिक भेदभाव बढ़ाती है, क्योंकि लड़कियों से तो बात की ही नहीं गई। अगर लड़कियों से भी बात कर कर रिसर्च की जाती तो हो सकता था रिजल्ट कुछ और निकले। तो वही चीज हमें यहाँ पर ढूंढना है। नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है, बिल्कुल की गई है भाई। और देख लेते हैं कि कुछ और है। विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है। नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है, नहीं। वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करने के लिए की गई है, नहीं। आंसर हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? वन। आंसर हमारा क्या हो गया? वन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल, ठीक है, अब ये भी सुन लीजिए, ये बहुत बार पूछा जाता है आपका, मेटाकोग्निटिव अपनी सोच के ऊपर दोबारा से सोचना। थिंकिंग ऑन थिंकिंग क्या होता है? मेटाकोग्निशन, ठीक है, थिंकिंग ऑन थिंकिंग, मेटाकोग्निशन, ठीक है। अब देखो, आपने कई बार ये बोला होगा कि मतलब किसी से आप डिस्कशन कर रहे हैं तो वो आपको क्या कहता है, मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है। इट मींस एक हल्का डिसीजन तो वो वहां पर आपको दे चुका है, लेकिन फिर क्या कहता है कि नहीं मैं सोच के बताऊंगा। अब देखो, इसके भी दो तरीके हैं। अब मान के चलो जो अनमैरिड होगा वो ये कहता है कि भाई मैं सोच के बताऊंगा, तो वो किसी से डिस्कस करेगा। और अगर यही बात कहता है कोई मैरिड कि भाई मैं सोच के बताऊंगा, तो इट मींस वो अपने घर जाकर अपनी बीवी से पूछ कर बताएगा, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्लियर। तो अब ये थी मजाक की बात, ठीक है। तो थिंकिंग ऑन थिंकिंग इट मींस अपनी सोच के ऊपर दोबारा से सोचना। इट मींस कहीं मैं कोई चीज गलत तो नहीं कर रहा हूं, इसलिए वजह से मैं दोबारा से क्या करता हूं, रीथिंक करता हूं, ठीक है, दोबारा से उसके बारे में सोचता हूं। तो वो सोचना क्या होता है? मेटाकोग्निशन। वही अब हमें यहां ढूंढना है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं, इनमें से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, नहीं। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें, यह आ गया मेरा खुद के ऊपर, और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना, नहीं। विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश दिया गया, नहीं, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? सेकंड। आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल, आपको जो है एग्जाम्पल तो समझने ही चाहिए जो उससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा जो बुक्स में एग्जाम्पल दिए गए हैं उससे आपको समझ नहीं आता, बट आपकी डे टू लाइफ से अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आप 1 मिनट से पहले समझ आते हो। उन एग्जाम्पल्स को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नॉन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब वहीं पर हो गया जो आपको स्टडी से रिलेटेड दिया जा रहा है, और जो इनडायरेक्ट वे में दिया जा रहा है वो कौन सा हो गया हमारे पास? नॉन एग्जाम्पल, ठीक है। तो दोनों से हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो पहला ऑप्शन तो मेरा सही दिया गया है। अब कारण देखता हूं कि क्या सही है या नहीं है। गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है।
जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। ये गलत हो गया यहाँ पर। यहाँ तक की स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, यहाँ तक की स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, अब यहाँ पर गलत हो गई। जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं, भ्रमित नहीं करते हैं, वो उनका कंसेप्ट बनाने में हेल्प करते हैं। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? दोनों सही है। ओ सॉरी दोनों सही नहीं है भाई, दोनों सही नहीं है, केवल मेरा अभिकथन ए सही है और ये गलत है। तो मुझे ढूंढना है ए सही है और आर गलत है। ठीक है, आर गलत है। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते कि बेहतर विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते, सिद्धांत बताते कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके, इट मीन्स वो तभी अच्छा सीखेगा जब पहले आप उसको पढ़ा दोगे, पढ़ाने के बाद इन्वॉल्व करोगे। अगर आप बिना पढ़ाई इन्वॉल्व करोगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसको उस टॉपिक पर उतनी नॉलेज है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक, ये गलत हो गया। प्रतीकात्मक का इट मीन सिंबल्स आप दे रहे हो, तो सिंबल्स देना जो है वो इफेक्टिव नहीं बना। पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता, और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। अब देखते कि इससे बेटर ऑप्शन है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे, उससे बेटर मिला मुझे, और फिर उसकी बारीकियों पर आए। बिल्कुल सही कह रहा है। पहले आपको क्या करना है? प्रॉपरली उस टॉपिक को समझाना है, कॉन्सेप्ट को समझाना है, फिर उसकी बारीकियों पर आना है। फोर्थ कह रहा है पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को स्थापित करें। ये मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों था आपका सीटेट का क्वेश्चन पेपर। इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो पेपर अभी तक हुए हैं, चाहे वो पेपर 1 के हों, पेपर 2 के हों, सारे के सारे आपके सामने आते रहेंगे। दूसरा, आपके माइंड में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि ये पेपर 2 है या पेपर 1 है, क्योंकि सीडीपी सभी का कॉमन है। और कई बार ऐसा किया गया है, पेपर 1 का क्वेश्चन उठाकर पेपर 2 में डाल दिया गया, पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर 1 में डाल दिया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।